नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं खुशबू खान और यूपी प्राइम में सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आर्थिक सहायता के दूसरे चरण में 9 लाख से ज्यादा श्रमिकों को और कामगारों को 90 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके अलावा आपदा पूर्व चेतावनी और राहत प्रबंधन के लिए प्रहरी ऐप लॉन्च किया है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के दैवीय आपदाओं से बचाव, जागरूकता और पारदर्शिता राहत वितरण प्रणाली संबंधित नई पहल का शुभारंभ किया है। साथ ही 9 लाख से अधिक श्रमिकों के बैंक अकाउंट में डीबीटी के जरिए 1,000 रुपए आर्थिक सहायता हस्तांतरित किए हैं। और इसी की तरह मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों से घर लौटे प्रवासी श्रमिकों को 1,000 रुपए और 1,000 रुपए देने का ऐलान किया है। पहले चरण में 10 लाख से अधिक श्रमिकों को भुगतान किया जा चुका है। 3 महीने तक हर एक लाभार्थी को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कार्य भी किया। इसके साथ ही बहुत सारे अन्य कार्यक्रम इसके साथ शुरू हुए थे। पेंशन धारक जितने थे, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, इन सभी को भी एक मुफ्त पेंशन की राशि उपलब्ध करवाने या फिर भारत सरकार ने लाभार्थियों को 1,000 रुपये की राशि अतिरिक्त देने की व्यवस्था की। इसके साथ ही किसानों के लिए भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपये की राशि आपदा के दौरान की, तो हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन, रसोई गैस का सिलेंडर देने की व्यवस्था आगामी सितंबर माह तक कर दिया गया है। अनेक अन्य कार्यक्रम, जनधन अकाउंट धारी को भी हर महीने 500 रुपये देने की व्यवस्था की गई। तो प्रदेश सरकार ने निर्माण श्रमिकों के अलावा प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए 15 दिन का राशन किट उपलब्ध कराने, शेष लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने, निर्माण श्रमिक हो, ठेला खोमचा रेहड़ी लगाने वाले हों या फिर अन्य जितने भी ऐसे लोग थे जो प्रतिदिन कमाने वाले हैं, उन लोगों को भी 1,000 रुपये की राशि और राशन देने की निःशुल्क व्यवस्था की गई। आज मुझे प्रसन्नता है कि हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक आएंगे, आखिर कैसे हम इनको व्यवस्थित रूप से सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों ने जिस धैर्य का परिचय दिया, उसका परिणाम है कि हम लोगों ने न केवल उन्हें सुरक्षित रखने में, बल्कि आज वे अपने घर में, अपने गांव में बहुत प्रसन्नता के साथ रह रहे हैं और विकास की योजनाओं में अपना योगदान दे रहे हैं। कोई विद्यालय के सुंदरीकरण में, कोई किसी नदी की पुनर्जीवन करने में, और किसी का योगदान गांव के तालाब को पुनर्जीवित करते जल संरक्षण के लिए बहुत बेहतरीन कार्य करने का बन रहा है। यानी बहुत अच्छे ढंग से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक बंधुओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। काफ़ी लोगों को समायोजन किया गया है उद्योगों में। 50 लाख से अधिक लोग इस समय उद्योगों में काम कर रहे हैं। कृषि वन विभाग के द्वारा वृक्षारोपण के कार्यक्रम या फिर अन्य तमाम योजनाओं में भी बड़ी संख्या में लोगों को कार्य दिया गया है। और स्वतः रोजगार के लिए भी बैंकों के साथ जोड़ करके बड़े पैमाने पर लोगों को स्वतः रोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि राजस्व विभाग ने स्किल मैपिंग के माध्यम से प्रत्येक कामगार और श्रमिक को उसकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप कार्य उपलब्ध कराने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया और आज उसका परिणाम भी दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर लोग किसी न किसी उद्योग में या गांव में या स्वतः रोजगार में
किसी न किसी कार्य के साथ लग करके प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। एक बेहतर प्रयास इस संबंध में आगे हुआ है और आज इसका इसी का परिणाम है कि हम एक साथ 9,08,855 जो प्रवासी कामगार और श्रमिक आए थे उन्हें 1,000 रुपये की राशि उनके खाते में सीधे उपलब्ध करा रहे हैं। यूपी के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से प्राइम न्यूज के संवाददाता आशीष वर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान ऋचा दुबे ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं ऋचा दुबे, विकास दुबे की पत्नी है ऋचा दुबे। इनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर 2 तारीख की रात में क्या हुआ था बिटरू में। ऋचा दुबे जी, आखिर 2 तारीख की रात में बिटरू में क्या हुआ था आपको? बिकरू में क्या हुआ था आपको, कैसे जानकारी हुई थी उसकी? हमें विकास का कॉल आया था और विकास ने बताया हमारा गांव में झगड़ा हो गया, गोली चल रही है, तुम बच्चों को लेके निकल जाओ। मैं बहुत डर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। हमारी आपस में थोड़ी मुहाचाई हुई, मियाँ बीवी थे हम, और थोड़ा सा हटा लीजिए इसको, थोड़ा दूर रखिए। तो मेरी लड़ाई हुई विकास से और बस ऐसे ही हुआ, मैंने फ़ोन पटका और अलग थलग लेके मैं अपने बच्चों को निकल गई। बच्चों के जब लेकर के आप गई तो कहाँ गई और काफ़ी लंबे समय बाद? हाँ, मैंने सारे न्यूज़ चैनल में ये चीज़ बताई है कि मैं एक कॉम्प्लेक्स में रात में सोती थी। दिन भर हम बच्चे तीनों ऐसे ही बन बन भटकते थे, क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, रियल में मेरा कोई अपना भी नहीं है, मेरा मैका भी नहीं है, मेरी ससुराल में इतना ज़्यादा मैं क्लोज्ड भी नहीं हूँ किसी से। मैं हमेशा बहुत अलग रही और मैंने अपने बच्चों को अलग माहौल देने के पीछे मैं हमेशा अलग ही रहना पसंद करती थी। जैसे उस रात की बात कही जाए तो उस रात पे कई फ़ोन आपके पास आए होंगे कई रिश्तेदारों, क्योंकि लगातार जो ऑडियो निकल करके आए उसमें भी आपकी कई लोगों से बातचीत हुई। ये बिल्कुल झूठ है, मेरी बात नहीं हुई, मेरी छोटी देवरानी की बात हुई। किसी रिश्तेदार का मेरे पास कभी कॉल नहीं आता था और पुलिस को मेरे फ़ोन की सारी जानकारी हो गई है। ऐसा कुछ होता तो पुलिस खुद बताती कि ऋचा की मेरी सिर्फ और सिर्फ विकास से एक बार बात हुई थी रात में 2 बजे, उसके बाद मेरी विकास से कोई बातचीत नहीं हुई। मैम, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्योंकि पहले विकास दुबे अपने आप को सरेंडर करते हैं, उसके बाद उनको कानपुर लाया जाता है, तब एनकाउंटर होता है, इसको लेकर के देखिए मैंने आपको सब न्यूज़ चैनल को ये कहा, आपको भी मैं यही कहूँगी, मुझे अपनी न्यायपालिका पे, अपने मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है। जो वो न्याय करेंगे मैं सर झुका के उसका मान्य करूँगी। एक और सवाल है, क्योंकि लगातार ईडी भी जांच कर रही है और लगातार अगर देखा जाए तो संपत्ति की जो ब्यौरा निकल करके आ रहा है वो बताया जा रहा है कि विकास दुबे के पास जो संपत्तियां थी वो बहुत ज़्यादा थी। आप इस घर में बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसा एक्सपेंसिव है कि मेरे पास 500, 10,000, 20 करोड़ अरब ऐसी संपत्ति है। 1600 स्क्वायर फीट में रहने वाला मिडिल क्लास की लाइफ में अपने बच्चों के साथ जी रही हूँ इतना, और फिर ईडी जांच कर रही है, ये तो सामने आ जाएगा फैक्ट। अच्छा, कभी आपने विकास दुबे को मना नहीं किया, क्योंकि लगातार जो विकास दुबे का जो आपराधिक इतिहास रहा है, जो जिस तरीके से कई मुकदमे लिखे हैं, उसके बाद आपने कभी उनको रोकने का प्रयास नहीं किया? हर हाउसवाइफ अपने पति को चाहती है, क्या मैं चाहती थी आज मेरा पति दुनिया छोड़ के चला जाए? हर हाउसवाइफ यही चाहती कि उसका पति उसकी बात माने और उसकी बात को समझे। मैंने भी बहुत समझाया, पर वो अपनी इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मैं खुद ही साइड हो गई। दुबे जी, एक चीज़ और बताइए कि जिस तरीके से कहना था कि सीसीटीवी से आप पूरी निगरानी रखती थी, सीसीटीवी वहाँ घर पे लगे हुए थे, काफ़ी लंबे समय से सीसीटीवी को आप मॉनिटरिंग करती थी। 4 महीने से। विकास को छूटे ही कितने दिन हुए हैं? विकास को छूटे ही हमें लगता है 7-8 महीने हुए होंगे, 7 भी नहीं, 6 महीने हुए होंगे, 4 महीने हुए हैं सीसीटीवी कैमरा लगे हुए। तो इन 4 महीने में क्या आप लोग तो बता रहे हो 19 साल का उनका इतिहास है, तो 19 साल पहले कौन ऑपरेट कर रहा था? ये सब झूठ है, फेक है। मैम, अब आप क्या सरकार से चाहती हो, क्योंकि आपके 2 बच्चे भी हैं, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बेटे की फोटो आई थी उसके बाद से प्रशासन हरकत में आया था, अब क्या आप सरकार से क्या मांग करती हैं? मैं सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ और अपने पति के इस कृत्य के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं ये चाहती हूँ मेरे और मेरे बच्चे को समाज में जीने का अधिकार मिले। हम लोग का इस कृत्य से कोई लेना देना नहीं था, मेरे परिवार का कोई लेना देना नहीं था, और सरकार हमारी मदद करे और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें
मदद करें। एक सवाल और है। हाँ। जिस तरीके से एलडीए ने बाकायदा नोटिस जारी की थी, इस मकान के लिए नोटिस जारी की थी, इस मकान की नापजोख भी करी थी, तो एलडीए को आपको जवाब भी देना था, क्या जवाब दिया आपने? एलडीए का तो ऐसा था सर, जब हमने ये मकान खरीदा था तो एक बिल्डर से लिया था, कोई हमने खुद नहीं बनाया था। उस बिल्डर ने क्या करा, मेरे चक्कर में आप ये समझिए हमारे पड़ोसी 4 पड़ोसी परेशान है, मुझे तो उनकी भी देखना है ना कि उन पे भी पेनाल्टी लगा दी गई है। और बिल्डर ने क्या करा, इसी को नीचे के नक्शे को शायद नहीं बदला कि घर के नक्शे को नहीं बदला, कुछ भी चल रहा है मामला। आए थे एलडीए वाले, नाप करके ले गए हैं और जो भी होगा उसका कंपनसेशन मैं भरूंगी। क्या इस नक्शे पे अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है जिस तरीके से बिल्डर ने, क्या स्कूल था इस नक्शे पर कभी? हाँ, स्कूल था और बिल्डर ने बनाया था बस। तो ये थी ऋचा दुबे, जिन्होंने बताया कि बाकायदा सरकार से मांग करेंगी और सरकार जो मुख्यमंत्री सरकार चाहेगी वही चीज़ें सामने रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से ऋचा दुबे अब अपने बच्चों के साथ में जीवन व्यापन कर रही हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी एक अब कड़ा कदम उठाना चाहिए। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल के साथ आशीष वर्मा, प्राइम न्यूज़। तो यूपी में पिछले 24 घंटों में 2712 नए पॉजिटिव मामले सामने और प्रदेश में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ गई और 21,711 हो गई है। पूरी तरह से ठीक होकर डिस्चार्ज हुए लोगों की संख्या 37,712 हो गई है। अब तक 1,348 संक्रमित लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कल प्रदेश में 50,657 सैंपल्स की जांच हुई थी और अब तक जो है 17,05,348 सैंपल्स की जांच हो चुकी है और प्रदेश में अब तक कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़कर 56,164 हो गई है। वहीं कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से बता दें कि लगातार लोगों की पहचान की जा रही है और जिनमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनका टेस्ट हो रहा है। अब तक कुल मिलाकर 17,05,348 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल प्रयोगशालाओं में 33,339 सैंपल भेजे गए थे। पूल टेस्टिंग के अंतर्गत 5-5 सैंपल के 2,879 पूल कल लगाए गए और 10-10 सैंपल के 268 पूल लगाए गए। 5 सैंपल वाले पूल्स में 481 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10 सैंपल वाले पूल में 30 में पॉजिटिविटी देखी गई। प्रदेश में सर्वेलेंस के कार्य के अंतर्गत 33,995 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य किया गया, अभी तक किया गया है, जिसमें 1,84,602 टीम दिवस के माध्यम से 1,33,06,810 घरों को सर्वेलेंस में लिया गया है, जिनमें 6,77,18,224 लोग रहते हैं। प्रदेश में अब कोविड हेल्प डेस्क की संख्या बढ़कर के 56,164 हो गई है और इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 69,633 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें कोई न कोई लक्षण मिले हैं। प्रदेश में टेस्टिंग के कार्य को निरंतर बढ़ाया जा रहा है और आरटीपीसीआर, एंटीजन टेस्ट और ट्रूनेट टेस्ट के माध्यम से इस संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है। आज कुल संख्या टेस्ट की प्रदेश में 17 लाख के पार हो गई है, 17,05,348। तो अगर हम तुलना करें, अगर हम देखें कि टेस्ट की रफ्तार प्रदेश में कैसी रही है, तो पहले 4 महीने में जब से टेस्टिंग प्रारंभ हुई थी, 24 जून तक हमारी टेस्टिंग 6 लाख हुई थी और आज 24 जुलाई को, 24 जून से 24 जुलाई के बीच 11 लाख टेस्ट और हुए। तो पहले 4 महीने में 6 लाख और अगले 1 महीने में 11 लाख टेस्ट और हुए हैं। इस प्रकार से आज प्रदेश में 17,05,348 टेस्ट का आंकड़ा, टोटल आंकड़ा जो है, ये आज अचीव हुआ है और इस संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। इसी का परिणाम है जो हम एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर सब कुछ कर रहे हैं, तो इससे केसेस को जल्दी पकड़ने में, अर्ली डिटेक्शन में मदद मिल रही है। और इस समय जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरे देश में भी संक्रमण, काफी ज्यादा संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं,
तो ऐसे में ये अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और सावधान रह करके अपना हम संक्रमण से बचाव करें। यूपी में बढ़ते अपराध को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के तेवर काफी सख्त हो गए हैं और कानपुर के बिखरू कांड के बाद लैब टेक्नीशियन के अपहरण और हत्या और गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। उनकी नाराजगी का असर कानपुर के एसएसपी और सीओ समेत 11 पुलिसकर्मियों के निलंबन के रूप में हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम प्रयास के बाद भी बेलगाम होते अपराध के मद्देनजर पुलिस के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कानपुर के बर्रा कांड में शुरुआती कार्रवाई के तहत एसएसपी अपर्णा गुप्ता और सीओ मनोज गुप्ता निलंबित कर दिए गए हैं। एडीजी बीपी बता दें कि जोगदंड को जांच सौंपी गई है। वहीं कानपुर के बर्रा में लैब टेक्नीशियन संजीत यादव के अपहरण के बाद हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कानपुर में हुई दूसरी घटना के बाद यूपी की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। वहीं विपक्ष सरकार लगातार हमलावर हो रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह मृतक संजीत यादव के घर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार को तसल्ली दी और इस घटना की निंदा की। इस दौरान संजय सिंह ने यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े किए। देखिए, जो कुछ भी परिवार ने बताया उससे ये साफ तौर पे लगता है कि ये पुलिस की मिलीभगत है। अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत का मामला है। 26 बार उनके फोन पे कॉल आई, अपराधियों ने पैसे की मांग की, पुलिस वालों को इन्होंने सूचना दी। 14 मिनट की कन्वर्सेशन है और जब पुलिस वालों ने इनसे कहा पैसे का इंतजाम करो, इन्होंने पैसे का भी इंतजाम किया। 30 लाख रुपए परिवार वाले किस तरह से, आप देख सकते हैं कितने सामान्य परिवार के लोग हैं, तो कहां से उन्होंने इकट्ठा किया होगा आप समझ सकते हैं। घर बेचा या गिरवी रखा या गहना बेचा, क्या किया, जो भी किया। 30 लाख रुपए लेके जाते हैं, अपराधी आते हैं, वो पैसा लेके चले जाते हैं पुलिस वालों के सामने और पुलिस कुछ नहीं करती। इसका मतलब कि पुलिस की मिलीभगत अपराधियों के साथ है। इसके अलावा कतई संभव नहीं है कि पुलिस वाले ऐसे देखते रहें और अपराधी पैसा लेके चले जाएं और हत्या भी कर दी बेटे की। तो अभी तो उनके परिवार की ये मांग है कि बेटे का पता लगाया जाए, क्योंकि लाश अभी मिली नहीं। ये बयान पुलिस का है कि हत्यारे बता रहे हैं कि उन्होंने संजीत यादव की हत्या कर दी, लेकिन अभी तक डेड बॉडी बरामद नहीं हुई है। तो पहला काम तो ये करने की जरूरत है। और दूसरी बात, इस वक्त इस समय आप उनके जले पे नमक छिड़क रहे हैं। पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं कि उन्होंने नकली नोट दी थी वहां पर। तो ये तो एक मजाक हो रहा है। मैं यही कह सकता हूं कि योगी का राज जंगल राज से भी बदतर है, क्योंकि जंगल का भी कुछ कानून होता है, यहाँ न कोई कानून है न कोई व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी इनके साथ है और हमने उनको अपना संपर्क नंबर भी दिया है। हमने कहा भी है कि जिस तरह से भी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ रहेंगे। सड़क पे आंदोलन करने की आवश्यकता हो या न्यायालय में इनकी लड़ाई लड़ने की। पीड़ित परिवार का कहना था कि उन्होंने अपना मकान बेचा है, उसके बाद अपहरणकर्ताओं को पैसा दिया था। प्रदेश सरकार से क्या मांग करते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि सबसे पहले उन खाकी वर्दी के अपराधियों का पता कीजिए। वहीं बुलंदशहर में पुलिस ने इनामी बदमाश शाहिद को गिरफ्तार किया है। अपराधी शाहिद पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वहीं शाहिद ने दबिश देने गई एसओजी की टीम पर साथियों के साथ पथराव किया था, जहां पुलिस ने पहले ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यूपी से जिस राजनेता को मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया, वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया और उसका लिए ये कुर्सी अशुभ ही साबित हुई। लालजी टंडन तीसरे ऐसे राजनेता रहे जिनका मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहते हुए निधन हो गया और इसके पहले रामप्रकाश गुप्ता और राम नरेश यादव भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे, जिनका निधन उनके इस पद पर रहते हुआ। उत्तर प्रदेश के चहेते नेता लालजी टंडन के निधन ने राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर शुभ और अशुभ वाली मान्यताओं को लेकर चर्चा शुरू कर दी है। दरअसल टंडन उत्तर प्रदेश के तीसरे ऐसे नेता रहे जिनका निधन
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहते हुए हुआ। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम हो गई कि ऐसा तो नहीं कि उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद शुभ नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी का कहना है कि नेता कोई भी जब शुभ काम करता है तो वो मुहूर्त देखता है। ऐसे में इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यूपी के नेताओं के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल की कुर्सी शुभ है। सियासत में रूढ़िवाद और शकुन अपशकुन के बड़े मायने होते हैं। ये नेता लोग जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो बाकायदा मुहूर्त देखते हैं, कितना बड़ा से बड़ा नेता क्यों हो। नॉमिनेशन के पहले मुहूर्त देखते हैं, हर काम मुहूर्त से करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शकुन अपशकुन भी इनके लिए बहुत अर्थ रखता है। ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के 3 महानुभाव जो खांटी राजनेता थे उनको मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री गुप्ता जी को, श्री राम प्रकाश गुप्ता जी को उन्होंने बनाया मध्य प्रदेश का राज्यपाल। संजोग की बात थी कि राज्यपाल पद पर आसीन रहते हुए दिवंगत हो गए। यूपी की राजनीति में बीजेपी को ऊंचाई तक पहुंचाने वाले नेताओं में से एक लालजी टंडन का लंबा राजनीतिक करियर रहा है। 50 साल पहले सभासद से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर मध्य प्रदेश के राज्यपाल होने तक जारी रहा। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता और मुख्यमंत्री रामनरेश यादव का भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर रहते हुए निधन हुआ। मध्य प्रदेश के गवर्नर और उत्तर प्रदेश के नेताओं की अगर बात करें तो 3 नाम हमारे सामने आते हैं, रामनरेश यादव, राम प्रकाश गुप्ता और लालजी टंडन। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर थे, हालिया उनका देहांत हुआ। जब रामप्रकाश गुप्ता भी थे गवर्नर, 1 साल में ही 2003 में बने थे, 2004 में उनकी मृत्यु हो गई। रामनरेश यादव 2011 में बने थे, हालांकि उनकी मृत्यु जब हुई 2016 में, उस वक्त उन्होंने 5 साल का कार्यकाल तो पूरा कर लिया था, लेकिन वो कार्यवाहक राज्यपाल के तौर पर काम देख रहे थे। तो एक तरीके से ये एक धारणा दिखाई देती है कि जहां पर मध्य प्रदेश का गवर्नर जब उत्तर प्रदेश के जो नेता बन रहे हैं वो कार्यकाल में उनकी मृत्यु उस वक्त ही हो रही है। 3 नेताओं के ये एक के बाद एक जो बात सामने दिखाई दे रही है, तो ये सियासत में दरअसल किंवदंतियां बन जाती हैं। बता दें कि मंगलवार की सुबह लालजी टंडन का निधन हुआ। उनके निधन से सिर्फ 1 दिन पहले यानी 20 जुलाई 2020 को इस पद पर उन्हें 1 साल पूरा हुआ था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हुआ, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चाएं गरमाने लगी कि उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए मध्य प्रदेश का राज्यपाल का पद ग्रहण करना शुभ नहीं है। अंकित श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ, प्राइम न्यूज। यूपी प्राइम में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।